बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं बेटा? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 15 है और आज का हमारा टॉपिक जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक पीछे बच गया था, यूजेस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको हम देख लेते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स? कैपेसिटर्स के यूज़ बताएं। तो पहला यूज़ है जी, कैपेसिटर्स आर यूज्ड फॉर ट्यूनिंग ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स एंड ट्रांजिस्टर रेडियोस। ये ट्रांजिस्टर रेडियोस पुराने ज़माने में होते थे, अब ये बेचारे ख़त्म हो गए हैं। तो वहाँ पर बहरहाल वैसे आजकल भी जो रेडियो वगैरह इस्तेमाल होते हैं तो उनमें भी बहरहाल ये कैपेसिटर यूज़ होते हैं। रिसीवर हो, ट्रांसमीटर हो, तो हमारे मोबाइल के अंदर भी जब हम बात करते हैं तो वो हमारी आवाज़ को ट्रांसमिट करता है, और आगे रिसीवर होता है और हमारे मोबाइल में भी रिसीवर होता है। तो वहाँ हर जगह पर ये कैपेसिटर जो है वो यूज़ होता है। तो दूसरा यूज़ इसका ये है कि दे आर यूज्ड इन मोस्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। शायद ही कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो जिसके अंदर कैपेसिटर का यूज़ ना हो। बहुत चंद होते हैं जिसमें नहीं होता, लेकिन मोस्ट के अंदर, मोस्टली जो डिवाइसेस हैं उनके अंदर कैपेसिटर यूज़ होता है, सच एज टेबल फैंस, सीलिंग फैन, एयर कूलर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड इन वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा। तो आप इसको आगे और भी कई जगहों पर ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद जी, दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड इन कंप्यूटर्स। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जितने भी हैं, चाहे हमारे मोबाइल में यूज़ हो रहे हैं या कंप्यूटर के अंदर हैं या कोई टेलीविज़न है, तो इन सब चीज़ों के अंदर जो है कैपेसिटर का यूज़ लाजमी है। इसके बग़ैर ये चीज़ें चल नहीं सकती, ये बात याद रख लें। उसके बाद चौथा और आखिरी यूज़ है रेजोनेंट सर्किट, ट्यूनिंग सर्किट, फ़िल्टर सर्किट। ये 3 मुख्तलिफ नाम हैं और ये सर्किट एक ही है। सही है, चाहे रेजोनेंट सर्किट हो, ट्यूनिंग सर्किट हो, फ़िल्टर सर्किट हो, ये तीनों सर्किट के डिफरेंट नेम दिए हुए हैं। इन तीनों का मकसद एक ही होता है। वो क्या, वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये तीनों सर्किट या एक ही सर्किट है क्या चीज़। देखें जी, अ सर्किट दैट इज़ यूज टू सेपरेट हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, कि हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सेपरेट करना। तो अगर कहीं पर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी हों, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी हों और उनको अलग अलग करना हो, तो उन सिग्नल को अलग अलग करने के लिए जो सर्किट हम इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंट सर्किट, दैट इज़ कॉल्ड ट्यूनिंग सर्किट, दैट इज़ कॉल्ड फ़िल्टर सर्किट। तो इज़ कॉल्ड जी रेजोनेंट सर्किट, ट्यूनिंग सर्किट और फ़िल्टर सर्किट। फुल स्टॉप हो गया। कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन सच सर्किट्स। तो ये जो सर्किट हैं इसके अंदर कैपेसिटर यूज़ होते हैं। कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन सच सर्किट टू ट्यून द रेडियोज फॉर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पर रेडियोज आपकी बुक में लिखा हुआ है, टीवी कह लें,
मोबाइल कह लें, कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ट्यून द रेडियोज़ फॉर पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ख़ास फ्रीक्वेंसी के लिए। अब इसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। देखें बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि इन चीज़ों के लफ्ज़ी माने का हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि रेजोनेंट क्या होता है, फ़िल्टर क्या होता है, ट्यूनिंग क्या होता है, ट्यून करना क्या होता है। देखें भाई, आपको पता है कि अगर हमारे पास इस वक्त यहाँ रेडियो हो या टेलीविज़न हो घर में, तो और हमारे टीवी के ऊपर 150-200 चैनल चलता है, फ़र्ज़ करें, ठीक है, पाकिस्तानी चैनल, इंडियन चैनल और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं वो हमारे पास, यानी वो सारे चलते हों 150-200 चैनल। तो अब आपको पता है कि हम रिमोट के ज़रिए जो है वो कभी कौन सा चैनल लगा लेते हैं, कभी कौन सा चैनल लगा लेते हैं, कभी पाकिस्तानी चैनल चेंज कर रहे होते हैं, कभी और जो चैनल हैं दुनिया भर के वो चेंज कर रहे होते हैं। तो सूरत हाल ये होती है, एक बात याद कर लें कि हर चैनल की अलग फ्रीक्वेंसी होती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी 150-200 की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि जी 5 मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं, ठीक है, जियो न्यूज़ है, ARY न्यूज़ है, PTV है, इस तरह मतलब कोई आप ले सकते हैं। तो अब क्या ख्याल है कि वो जो 4-5 चैनल्स हैं, तो उन तमाम की जो अपना नशरियात हैं वो यहाँ इस कमरे में क्या होंगी, मौजूद होंगी, अगरचे वो हमें सुनाई नहीं दे रही। क्यों? कि हमारा जो इंसानी कान है वो 20,000 हर्ट्ज़ की आवाज़ें सुनता है, उससे ऊपर वाली नहीं सुनता। तो बहरहाल ये जो चैनल्स होते हैं इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। फ़र्ज़ कर लें किसी की एक चैनल की फ्रीक्वेंसी जो है वो 50,000 है, ठीक है, एक और चैनल है और 50,000 हर्ट्ज़, एक और चैनल है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 60,000 हर्ट्ज़ है, एक और चैनल है उसकी फ्रीक्वेंसी 70,000 हर्ट्ज़ है। मैं सिंपल रैंडमली मिसालें बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ चैनल की मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसी है। तो वो सारी आवाज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जिनको हमारे कान सुन नहीं सकते। तो अब हम बनाते हैं सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस या रजिस्टर आप आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, कैपेसिटर आपने पढ़ा हुआ है। तो बहरहाल रजिस्टर और कैपेसिटर ये दो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, इनको यूज़ किया जाता है, इनको यूज़ करके ये सर्किट बनाते हैं, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट। तो इस सर्किट का काम क्या होता है? इस सर्किट का काम ये होता है कि भाई मुख्तलिफ जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसियाँ मौजूद हैं, जैसे मैंने मिसाल दी 50,000 हर्ट्ज़, 60,000 हर्ट्ज़, 70,000 हर्ट्ज़। तो अब अगर हम चाहते हैं कि भाई फ़र्ज़ कर लें कि 50,000 हर्ट्ज़ वाली जो साउंड है वो PTV की है, ठीक है, और 60 वाली जो है वो जियो न्यूज़ की है, और दूसरी जो है ARY न्यूज़ की है 70 की, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो अब अगर हम ये चाहें कि भाई हमने PTV न्यूज़ सुननी है, तो हम अपना जो सर्किट है उसकी फ्रीक्वेंसी 50,000 हर्ट्ज़ करेंगे। तो फिर क्या होगा कि वो मैच कर जाएगी वो जो PTV न्यूज़ की 50,000 वाली फ्रीक्वेंसी है। तो वो फ्रीक्वेंसी और इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी, जब ये दोनों फ्रीक्वेंसियाँ मैच करेंगी तो फिर PTV न्यूज़ की आवाज़ हमारे TV सेट से आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं जी अब हमने जियो न्यूज़ सुननी है, तो फिर हम अपने उस सर्किट को, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट को, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम 60 पर ले जाएंगे, 60,000 हर्ट्ज़ पर।
तो फिर वो जियो न्यूज़ की क्योंकि 60,000 थी तो वो फ्रीक्वेंसी और इधर आरसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी ये दोनों मैच कर जाएंगी। तो जब दोनों मैच करेंगी तो फिर जियो न्यूज़ की आवाज़ हम सुनना शुरू कर देंगे। यही हाल ARY न्यूज़ का होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई कि हम हमारे रेडियो के अंदर या टीवी के अंदर जो हम मुख्तलिफ चैनल चेंज करते रहते हैं तो उसकी आवाज़ें आती हैं। तो वो कैसे आती हैं कि हम अपने टीवी सेट के अंदर जो सर्किट मौजूद है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो उधर से फ्रीक्वेंसी आ रही होती है उन दोनों को मैच करते हैं। जब उन दोनों को मैच करते हैं तो फिर वो आवाज़ हम सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़, ये जो मैंने तरीका बताया है, ये तरीका इन तीनों के ऊपर फिट आता है। वो कैसे? सबसे पहली बात तो ये है कि ये फ़िल्टर सर्किट की इस्तिलाह हमने इस्तेमाल की। तो फ़िल्टर क्या क्या होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों में से आप किसी चीज़ को छान लें, फ़िल्टर कर लें। कहते नहीं है ये गदला पानी है, इस गदले पानी को फ़िल्टर पेपर से गुजारो तो बाकी सारी चीज़ें ऊपर रह जाएंगी और साफ़ पानी आपको अलग मिल जाएगा। तो एक ऐसा पानी जिसमें रेत भी हो, मट्टी भी हो, पानी भी है और मुख्तलिफ और किस्म के कंकर भी हैं, अगर उसको आप जो है ना फ़िल्टर पेपर में से गुजारेंगे तो क्या होगा, सारी बाकी चीज़ें अलग और पानी अलग। तो जिस तरह वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम फ़िल्टर पेपर के ज़रिए अलग कर लेते हैं तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं उनमें से अपने मतलब की फ्रीक्वेंसी को अलग करते हैं। और चूँकि वो इस सर्किट की मदद से करते हैं तो इसलिए इस सर्किट का नाम क्या होगा, फ़िल्टर सर्किट। कि जिस ऐसा सर्किट जो मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसियों में से हमारे मतलब की फ्रीक्वेंसी को फ़िल्टर करके हमें दे रहा है। तो उम्मीद है ये नाम समझ आ गया होगा। अब ट्यूनिंग सर्किट कि ये जो फ्रीक्वेंसी हम सुनना चाहते हैं उसको जब हम लगा लेते हैं तो इसी चीज़ का नाम क्या होता है, ट्यून करना है। कि फ़लाँ चैनल ट्यून करें, ऑन करना एक लिहाज में कह सकते हैं। तो ये ट्यून करना यानी किसी चीज़ को मुंतखब कर लेना, तो ये फ़िल्टर करना हो या ट्यून करना हो ये एक ही बात है। अब रह गई बात रेजोनेंट कि रेजोनेंट क्या चीज़ है। बेटा रेजोनेंट ये होता है कि जब दो फ्रीक्वेंसियाँ मिल जाती हैं तो उससे एम्पलीट्यूड बढ़ता है और आवाज़ पैदा होती है। मसलन मैं बोल रहा हूँ तो मेरे जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की, और अगर फ़र्ज़ करें कि मैं जब बोलता हूँ तो मेरी जो आवाज़ है वो 500 हर्ट्ज़ है। मिसाल दे रहा हूँ कि 500 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो पैदा होती है मेरे बोलने से। अब मेरे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं तो आपके कानों के जो पर्दे हैं, एयर ड्रम्स हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, सही है। तो अब होता ये है कि मेरे जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज़ है, तो आपके कान का पर्दा भी 500 हर्ट्ज़ से वाइब्रेट करेगा। मतलब ये हुआ कि आपके कान के पर्दे की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज़ हो, मेरी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज़ है, तो तब ये आपका कान का पर्दा वाइब्रेट करेगा और आप मेरी आवाज़ सुनना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ होती है और इसी चीज़ का नाम रेजोनेंस है। रेजोनेंस इसी चीज़ को कहते हैं। इसकी मज़ीद तफसील जो है अपना हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर नंबर हमारा 11 था तो वहाँ पर मैंने ये बात बताई थी। तो बहरहाल अब मैं फिर बता रहा हूँ कि रेजोनेंट का मतलब है कि दो फ्रीक्वेंसियाँ जब सेम हो जाती हैं तो उससे जो रिज़ल्ट निकलता है उसको उससे जो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और उससे जो आवाज़ बढ़ती है उसका नाम हम कहते हैं कि वो रेजोनेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी और उधर से आने वाले जो चैनल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है तो वही आवाज़ जो है वो लाउड हो जाती है और वो हम सुनना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इसको रेजोनेंट सर्किट भी बोलते हैं। ये मैंने आप लोगों को तफसील के साथ जो है ये सारी चीज़ें बतला दी हैं।
अ सर्किट दैट इज़ यूज टू सेपरेट हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। उम्मीद है अब आपको ये मतलब समझ आ रहा होगा कि जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, किसी की 50,000 हर्ट्ज, 60,000 हर्ट्ज, 80,000 हर्ट्ज मिसाल दे रहा हूँ, तो उनको अलग अलग करना चाहते हैं, तो ऐसा सर्किट जो है इज़ कॉल्ड रेजोनेंट सर्किट, ट्यूनिंग सर्किट, फिल्टर सर्किट। कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन सच सर्किट्स टू ट्यून द रेडियस फॉर पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज, जो ख़ास फ्रीक्वेंसीज के लिए, कभी क्या फ्रीक्वेंसी, कभी कौन सी, तो वो हम फ्रीक्वेंसियाँ सुनते रहते हैं, वही फ्रीक्वेंसियाँ ऑन करते हैं तो वो चैनल सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा यूजेस ऑफ कैपेसिटर का टॉपिक था जो कि यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहली बात ये है कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है हमारा जो चैप्टर था, पॉजिटिव चार्ज पैदा किए, नेगेटिव चार्ज पैदा किए, कभी किसी बॉडी को रगड़ने से एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या फ़ायदा है, क्या कोई फ़ायदा भी है या नहीं है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या फ़ायदा है। राइट सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डेली लाइफ, कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या फ़ायदा है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हैज़ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ, हमारी ज़िंदगी में इसकी बड़ी अहमियत है। मसलन विच इंक्लूड फ़ोटोकॉपी, तो फ़ोटोकॉपी जो फोटोस्टेट मशीन है जिसमें हम फोटोस्टेट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वहाँ पर ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। कैसे यूज़ हो रही है ये इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद जो है कार पेंटिंग, कारों को जब कंपनी वाले बनाने के बाद पेंट करते हैं तो वहाँ पर भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं, इसको भी हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। एक्सट्रैक्टिंग डस्ट फ्रॉम डर्टी कारपेट्स, ये हम अभी देख लेते हैं कि जो डर्टी कारपेट्स हैं, जो हमारे घरों में कारपेट्स यूज़ करते हैं और उसमें मिट्टी आ जाती है तो हम उसको धो भी नहीं सकते कि इतने पूरे कमरे की जो कारपेट है उसकी धुलाई कैसे करें, तो उसको धोना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए फिर हम यही पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस यूज़ करके अपनी डर्टी कारपेट को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। कैसे वो हम अभी देखते हैं। एंड फ्रॉम चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रियल मशीनरी, तो इंडस्ट्रियल जो हमारी इंडस्ट्री है जो वहाँ से धुआं निकलता है उसमें जो ख़तरनाक किस्म के ज़रात हैं, तो हम चाहते हैं कि वो ज़रात माहौल में ना जाएं, एयर पोल्यूशन ना हो, तो उन ज़रात को अलग कर लेते हैं, वो भी मैं आपको बतलाऊँगा। बहरहाल यहाँ पर ना 4 यूज़ लिखे हुए हैं, फ़ोटोकॉपीइंग का, कार पेंटिंग का, डर्टी कारपेट्स में से जो ज़रात हैं उनको निकालना, और जो चिमनीज़ होती हैं इंडस्ट्रियल मशीनरी के अंदर, तो उसमें जो धुआं जाता है तो उसमें से जो गंदे ज़रात हैं, हार्मफुल ज़रात हैं, उनको निकालने के लिए ये हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो इस सिलसिले में ये जो अपना कारपेट वाली बात है, डस्ट फ्रॉम डर्टी कारपेट्स, तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर, कि आप जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर यूज़ करके कारपेट को कैसे साफ़ करते हैं। देखें जी बेटा, बात ये है, मैंने पहले भी आपको बात बतला दी है कि हमारे पास जो है घर में कारपेट है, बच्चे आते हैं, वैसे भी बड़े भी आते हैं, जूती समय चढ़ जाते हैं, और कारपेट वक्त के साथ साथ महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर बहरहाल उसके अंदर ज़रात आ गए, छोटे ज़रात, बारीक ज़रात, मोटे ज़रात, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रात भी, और वैसे मिट्टी भी उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और कारपेट जो है वो देखने में अच्छी नहीं लगती। अब उसको हम धो नहीं सकते, अगरचे बाज़ घरों में जहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर नहीं होता तो वो वहीं पर ही ऊपर पानी डाल के छिड़काव करके सर्फ डाल के फिर ब्रश से उसको धोते तो रहते हैं और धोकर उसको ऊपर डाल देते हैं, लेकिन उससे जो उसकी शाइनिंग है वो ख़त्म हो जाती है। वो कारपेट जो है फिर यानी इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर से जो है हम उसको बेहतरीन करके
साफ़ कर सकते हैं और वो फिर वैसे का वैसे न्यू नज़र आता है जैसे शुरू में बंदा लेके आता है। तो कैसे, वो हम अभी देखते हैं। देखिए बेटा, इसको डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि हवा के अंदर बड़ी पावर होती है। आप एक चीज़ देखें, हमारे कमरों में हमने एग्जॉस्ट लगा रखे होते हैं। एग्जॉस्ट फैन का काम क्या होता है कि कमरे में जो गर्म हवा है वो कमरे वाली हवा को निकाल के बाहर फेंकता है। यहाँ भी कमरे में लगा हुआ है, तभी मैं देख रहा हूँ। तो एग्जॉस्ट फैन जो है वो कमरे में मौजूद जो वार्म एयर है उसको उठाकर कमरे से बाहर फेंकता है। ठीक है, तो सूरत हाल कुछ यूँ है। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी जो आपने देखी हुई है। तो आम तौर पर जब हवा चलती है तो वो बड़ी पावरफुल भी, जब आंधी और तूफ़ान आते हैं तो बड़े बड़े रोड किनारे ठहरे हुए जो पैनाफ्लेक्स हैं, होल्डिंग्स हैं, वो गिर जाते हैं। हत्ता के बड़े बड़े दरख्त ज़मीन से उखड़ जाते हैं। और उसके बाद इमारतें भी जो कई मंजिला होती हैं बाज़ औक़ात वो गिर जाती हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हवा के पास अच्छी खासी क्या होती है भला, एनर्जी होती है। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं अगली बात करूँगा तो बाज़ औक़ात बच्चे फिर परेशान होते रहते हैं, सर हवा से ये कैसे हो सकता है। तो उनके जहन में भाई ये सिंपल हवा होती है, ये आम पंखे वाली जो उसके ज़रिए हम बैठते हैं। तो भाई याद रख लें, हवा के अंदर बहुत सारी एनर्जी है। सिंपल बात है, दरख्त उखड़ जाते हैं, इतने मजबूत जो ज़मीन में होते हैं वो उखड़ जाते हैं। सही है, तो इन बातों को दिमाग में रखते हुए ये अब हम यहाँ पे आते हैं कि ये बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर है, मशीन है। उस मशीन का यहाँ पर स्केच दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ ये इनलेट है और यहाँ से हवा अंदर जाएगी। ये हिस्सा वो होगा मशीन का जो अपना कारपेट के ऊपर हम इसको रखेंगे। तो जब कारपेट पर रखेंगे, इसमें पहिए वगैरह होंगे या जो भी सिस्टम होगा उसको कारपेट के ऊपर इसको चलाएंगे, इस मशीन को। अब इसमें यहाँ पर वही एग्जॉस्ट फैन टाइप एग्जॉस्ट फैन होगा और वो जब हम ऑन करेंगे तो उसने हवा को ऊपर फेंकना है। और वो जो हवा जब ऊपर जाएगी तो साफ ज़रा इधर से तो हवा ने इधर नीचे से आना है और नीचे कारपेट है। और कारपेट में क्या चीज़ है, या तो मिट्टी है, बारीक ज़रात हैं, या मोटे ज़रात हैं, या जो और मैल कुचैल है कारपेट में। तो ये इतना पावरफुल हवा होती है, जैसे मैंने कहा ना कि दरख्त उखड़ जाते हैं, तो यहाँ पर वो कारपेट के ऊपर लगी हुई मिट्टी, वो इतना पावरफुल ये हवा होती है कि उस मिट्टी को ये वहाँ से उन ज़रात को उस कारपेट से उखेड़ लेती है। तो वो जब ज़रात उखड़ते हैं, वो मिट्टी के ज़रात उखड़ते हैं या जो भी है, तो अब वो सीधा ऊपर जाते हैं। तो वो जब ज़रात ऊपर जाते हैं तो यहाँ जाकर ये टकराते हैं और ये जो मैश है, जाली मैश, इसको हाईली पॉजिटिव कर लेते हैं पहले से। तो ये हाईली पॉजिटिव होती है जाली, और ये ज़रात और मिट्टी के ज़रात और पार्टिकल अपना दाने वगैरह टाइप, तो वो जब जाकर यहाँ पर टकराते हैं तो उन ज़रात के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो जब वो पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस पॉजिटिव चार्ज को अब उन ज़रात पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो अब इस मैश के इधर और इधर चारों तरफ, यहाँ तो हमने सिर्फ यहाँ और वहाँ दिखाया हुआ है, इस मैश के चारों तरफ ये जाली होती है दूसरे वाली ग्रीन कलर की, जो कि हाईली नेगेटिव होती है। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो वो ज़रात जो अपना यहाँ से गए थे और वो यहाँ पर टकराने पर पॉजिटिव चार्ज बन गए थे, तो अपना वही पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो ये वाली जाली और ये वाली जाली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो इस तरह वो ज़रात यहाँ पे जो है उनकी तह जमना शुरू हो जाती है और ऊपर जो साफ़ हवा है वो साफ़ हवा ऊपर निकल जाती है। इस तरह ये मशीन पूरे कमरे में हम कारपेट के ऊपर चलाते हैं तो हर जगह पर जो है वो मिट्टी और ज़रात को यहाँ से निकाल के ऊपर फेंकती है और वो ज़रात फिर यहाँ आ जाते हैं और हवा ऊपर साफ़ हवा
ऊपर निकल जाती है। तो इस तरीके से हमारी जो कारपेट है वो क्या हो जाती है, सही धुल जाती, एक लिहाज से वो साफ़ हो गई। धुलना तो ना कहें, वो तो पानी से होता है। तो ये चीज़ है हमारे पास जो है, ये वाली जो बात लिखी हुई थी कि एक्सट्रैक्टिंग डस्ट फ्रॉम डल्टी कारपेट्स एंड फ्रॉम चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रियल मशीनरी। ये प्रोसेस भी यही होता है कि अब यही चीज़ जो कि यहाँ पर हमने पढ़ी है कारपेट के लिए, तो यही तकरीबन इसी तरह का ही जो बड़ी बड़ी चिमनीज जहाँ से धुआं निकलता है फैक्ट्रियों के अंदर, तो उसमें मुख्तलिफ ज़रात जा रहे होते हैं, सल्फ़र के ज़रात और जहरीले ज़रात होते हैं। तो वो ज़रात भी यहाँ पर जाकर टकराते हैं, तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और इधर दाएं बाएं जो है उन ज़रात को वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, और ऊपर जो धुआं जाता है वो उन जहरीले ज़रात से पाक हो के जाता है। ऐसे करना तो चाहिए, लेकिन बहरहाल होता कहीं कहीं पर है या नहीं होता, या जो भी है। बहरहाल ये आप दो चीज़ें जो हैं आज हमने पढ़ ली हैं, तो इंशाल्लाह बाकी फिर कार पेंटिंग और फ़ोटो कॉपीइंग वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और बाकी जो इसकी रीडिंग है वो मैं आपको करवा देता हूँ, आप लोग भी बुक खोल लें। तो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर इज़ यूज इन होम्स, इसको हम घरों में यूज़ करते हैं टू रिलीव द डिस्कम्फर्ट ऑफ एलर्जी सफ़रर। तो एलर्जी सफ़रर होते हैं घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, दादा दादी, और अगर वालिदैन बूढ़े हों तो उनको भी उससे एलर्जी होती है डस्ट से, तो उनको इस तरीके से जो है ना जब हम साफ़ कर लेते हैं तो उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है। एन एयर मिक्स्ड विद डस्ट एंड पोलन, मैंने कहा था कि वहाँ अपना कारपेट में क्या होगा, डस्ट भी होंगे, पोलन भी होंगे। पोलन मतलब ज़रात, बारीक बारीक। एन एयर मिक्स डस्ट एंड पोलन एंटर्स द डिवाइस, तो वो इस डिवाइस में एंटर होते हैं। एंटर द डिवाइस अक्रॉस अ पॉजिटिवली चार्ज मैश, तो वो ऊपर आगे पॉजिटिवली चार्ज मैश है। द एयर बॉर्न पार्टिकल बिकम पॉजिटिवली चार्ज व्हेन दे मेक कॉन्टैक्ट विद द मैश, तो जब वो इस मैश के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देन दे पास थ्रू सेकंड नेगेटिवली चार्ज मैश, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज मैश है वो फिर उसकी तरफ पास होते हैं, उसकी तरफ चले जाते हैं, उस तरफ गुजरते हैं। तो देन दे पास थ्रू सेकंड नेगेटिवली चार्ज मैश, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन द एयर एंड द नेगेटिवली चार्ज मैश causes the particle to deposit out on the surface of mesh। तो इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अपना अट्रैक्शन है, तो वो ज़रात बजाय ऊपर जाने के इधर या इधर अट्रैक्ट होके डिपॉजिट हो जाते हैं, ये बात वो कर रहा है। फिर क्या होता है कि अपना डिपॉजिट आउट ऑन द सरफेस ऑफ द मैश। थ्रू दिस प्रोसेस वी कैन रिमूव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ कंटेमिनेंट्स फ्रॉम एयर स्ट्रीम। तो इस तरीके से ये जो हमारी हवाई नदी है, एयर स्ट्रीम, स्ट्रीम में नदी, तो ये एक हवाई नदी, तो उसमें जो कंटेमिनेंट्स हैं, ज़रात होते हैं जो कि कारपेट से निकले हैं, तो उनको हम यहाँ पर अलग कर लेते हैं, ये इसका मतलब है। थ्रू दिस प्रोसेस वी कैन रिमूव, तो इस प्रोसेस के ज़रिए ये जो हमने किया हुआ है तो उनको हम अलग कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। थ्रू दिस प्रोसेस वी कैन रिमूव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ कंटेमिनेंट्स फ्रॉम द एयर स्ट्रीम। तो जो हवाई नदी है उसमें से हम इन ज़रात को इस तरीके से बहुत सारी परसेंटेज 80%, 90% जो भी होगा, तो वो उसको अलग कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करके हमने कारपेट को कैसे साफ़ करना है ये बात आपको समझ आ गई, और अपनी फैक्ट्रियों में मौजूद जो धुआं है उस धुएं को कैसे साफ़ करना है, पोल्यूशन उससे कम फैले, तो वो भी आपको समझ आ गया होगा इंशाअल्लाह। बाकी जो इसका हिस्सा है वो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम लेंगे। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।